और सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो मैंने आपको कराया था प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ते हैं स्टीफन्स लॉ। तो हेडिंग डालें स्टीफन्स लॉ। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे स्टीफन का नियम। ठीक है जी, स्टीफन एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम से इस लॉ को जाना जाता है स्टीफन्स लॉ। और देखो ये होता क्या है, ये होता है इस तरीके से। जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, T की पावर 4 के। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप। और E क्या है, तो E है आपका रेडिएशन एनर्जी। क्लियर है, E क्या है, रेडिएशन एनर्जी यानी कि विकिरण ऊर्जा जो इमिट होती है, उत्सर्जित होती है किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से, है ना, यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, और यूनिट टाइम में, एकांक समय में। तो इस प्रकार की जो रेडिएशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, यानी उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका स्टेटमेंट मैंने दोनों लैंग्वेज में बता दिया है। आइए लिख लेते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, मैंने बताया रेडिएशन एनर्जी, तो आप लिखेंगे द रेडिएशन एनर्जी। ठीक है जी, द रेडिएशन एनर्जी। और कौन सी रेडिएशन एनर्जी, जो पर यूनिट सरफेस एरिया से इमिट होती है, उत्सर्जित होती है। तो इमिटेड है ना फ्रॉम पर यूनिट सरफेस एरिया। क्लियर है, हिंदी बाद में बता दूंगा, पहले लिख दूं फ्रॉम पर यूनिट सरफेस एरिया। और पर यूनिट सरफेस एरिया किसका है, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। किसका है पर यूनिट सरफेस एरिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, यानी कि आदर्श कृष्णिका का। ठीक है जी। और एक और बात इसके साथ है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कह दो या पर सेकंड कह दो, वो तो बात एक ही है। ठीक है जी, पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है जी। क्लियर है, पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। अब देखो ये किसके समानुपाती है, T की पावर 4 के। इसका मतलब है क्या कहेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है। तो क्या कहेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके, टू द 4th पावर है ना, चतुर्थ घात, 4th पावर ऑफ, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे आप परम ताप कहते हैं। ये केल्विन में नापा जाता है। ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे, द रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड। ठीक है, यहां तक किसकी बात हो रही है, ई की। फिर आगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह दो या ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी या ऑफ दैट बॉडी। वही बॉडी है जो, है ना, जिसके लिए ये बात है, जिस बॉडी के लिए, उसी बॉडी के लिए ये बात है ना। तो ऑफ दैट बॉडी यानी टेम्परेचर भी उसी परफेक्टली बॉडी का है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है जिसकी बात आपने शुरुआत में की है। ठीक है, कर लोगे। तो दैट इज करके, अर्थात करके पहले तो ये लिखना है, और दैट इज अर्थात करके आपको ये लिखना है। ठीक है जी, क्लियर है। याद लेकिन फॉर्मूले की हेल्प से रखते हैं, और लेकिन लिखने के तरीके में पहले से लिखा जाता है लैंग्वेज को, और फिर दैट इज करके, है ना, इसे लिखेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। एक बार हिंदी में सुन लीजिए,
देखो किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा है ना, उस वस्तु के परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। कर लोगे? चलो, और फिर इसके बाद देखो ये है, और इस समानुपाती का निशान हटाते हैं तो आपको पता है क्या आता है, एक नियतांक आ जाता है। यहाँ पर सिग्मा लेंगे, सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है जी। और सिग्मा को आप कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, समानुपातिक नियतांक है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट, यानी स्टीफन नियतांक इसे आप कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? तो स्टीफन्स लॉ मैंने आपको कराया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की ओर, है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखो क्या है, स्टीफन के साथ मतलब स्टीफन्स लॉ को प्रूफ किया बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की हेल्प से, है ना, थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। तो फिर उस लॉ को क्या कहा गया, मतलब इस लॉ को ही क्या कहा गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लेकिन उसमें थोड़ा अलग तरीके से क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और हाँ, इसके कई एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ये है आपका किसके लिए, ये फॉर्मूला है आपका केवल तब जब रेडिएशन एनर्जी इमिट हो रही है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम पर, है ना, मतलब यूनिट सेकंड में या पर सेकंड। लेकिन यदि रेडिएशन एनर्जी सरफेस एरिया ए से, है ना, ए एरिया से और टी टाइम में क्या हो रही हो, इमिट हो रही हो, तो क्या होगी रेडिएशन एनर्जी, मतलब तो फॉर्मूला क्या होगा। तो आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इफ, है ना, ये तो लिख ही रखा है, इसके बाद लिख लेना इफ कैपिटल ई इज द या बी द, है ना, क्या है, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम, क्या आ जाएगा, कैपिटल ए सरफेस एरिया और इन टी सेकंड, ठीक है। तो तब देखो क्या हो जाएगा, ई देखो अपोन में, भाई जिस चीज को 1 मानते हो तो अपोन में आता है ना, तो एक और टी को 1 मान लिया था, तभी तो कहा था कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये अपोन में आ जाएंगे। अब 1 की जगह ए है, 1 की जगह टी है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। इसे हटाएंगे तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा, और ये भी इधर चले जाए तो सिग्मा ए स्मॉल टी और कैपिटल टी की पावर 4। चाहो तो आप इसकी सिग्मा की यूनिट भी निकाल सकते हो यहाँ से, और हाँ सिग्मा की वैल्यू भी होती है, तो सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। सिग्मा की यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो। एनर्जी की तो जूल है, तो ऊपर तो आएगा जूल, ठीक है जी। और ये सारा अपोन में आएगा, अपोन में ए आएगा, ए यानी एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, अपोन में टी भी आएगा यानी कि सेकंड, और अपोन में टी की पावर 4 भी है यानी कि केल्विन की पावर 4, ठीक है जी। तो सिग्मा की ये वैल्यू होती है विद यूनिट, है ना, जूल यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की पावर 4। एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, ठीक है जी। तो मैं रफ कर देता हूँ, कर लोगे इसे। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। स्टीफन बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, देखो इसमें वही बात है कि मैंने कहा बोल्ट्जमैन ने प्रूफ किया इस लॉ को, ठीक है, थर्मोडायनेमिक रूल्स की हेल्प से, थर्मोडायनेमिक लॉज की हेल्प से, है ना। तो देखो किस तरीके से है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्लियर है। देखो उन्होंने दूसरे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया। मान लो देखो उन्होंने कहा कि कोई एक ब्लैक बॉडी है, वो किसी ब्लैक बॉडी के भीतर रखी है, तो दोनों ही ब्लैक बॉडी है। मान लो जो पहली ब्लैक बॉडी है इसका टेम्परेचर T है, और ये जो दूसरी ब्लैक बॉडी है इसका टेम्परेचर मान लो T0 है, ठीक है जी, क्लियर है। तो जो वो एक बार बताओ, पहली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट करेगी यानी उत्सर्जित करेगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ पहली ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट होने वाला रेडिएशन कितना होगा। तो मैं लिख देता हूँ रेडिएशन एनर्जी
इमिटेड, है ना, इमिटेड वही लिखना है पर यूनिट सरफेस एरिया ठीक है जी, पर यूनिट सरफेस एरिया और पर सेकंड। ठीक है, क्या होता है E बराबर होता है सिग्मा T की पावर 4, क्योंकि पहली बॉडी का टेम्परेचर मैंने T माना और ये किसके लिए है, ये बात है फॉर फर्स्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है जी, पहली जो ब्लैक बॉडी है फॉर फर्स्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है जी, पहली आदर्श कृष्णिका के लिए है ये बात। तो क्या आएगा, E1 कह दूं पहले के लिए है तो सिग्मा बराबर सिग्मा और T की पावर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जो रेडिएशन एनर्जी ये इमिट करेगा तो वो जो दूसरी वाली परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ये एब्जॉर्ब कर लेगी उस रेडिएशन को, तो फिर क्या कहेंगे, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड नहीं आएगा, क्या आएगा, एब्जॉर्ब्ड, है ना। और अब ये सेम है पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है जी, और किसके लिए, फॉर सेकंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी दूसरी आदर्श कृष्णिका के लिए। ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी भाई, सिग्मा और T की जगह T नोट है बस, और E1 की जगह E2 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बातें। और अब देखो, तो टोटल लॉस बताओ एनर्जी का, भाई टोटल मतलब एनर्जी इमिट इतनी हुई है ना, और इतनी एब्जॉर्ब होगी, तो टोटल लॉस कितना हुआ एनर्जी का जो टोटल लॉस है इतनी तो इमिट हुई और इतनी एब्जॉर्ब हुई है ना, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या आएगा, टोटल लॉस, है ना। भाई जितनी ये इमिट करता है तो जरूरी थोड़ा ना ये सारी की सारी जितनी पहली बॉडी जो है इमिट करती है, उत्सर्जित करती है, तो जरूरी थोड़ा ना दूसरी बॉडी सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगी। तो मान लो इसकी 10, इसने 10 इमिट की और इसने 7 एब्जॉर्ब कर ली, तो लॉस कितना हुआ, 3 का तो लॉस तब भी हुआ ना, 3 का, तो 3 तो तब भी इमिट होके बाहर गई, है ना। तो इसका मतलब है E1 में से, मतलब 10 में से 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो 10 इमिट हुई, 7 उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो 3 का तो लॉस तब भी हुआ, यानी E1 में से E2 घटा दोगे तो टोटल लॉस पता चल जाएगा रेडिएशन एनर्जी का, है ना। तो देन टोटल लॉस, ठीक है जी, देन टोटल लॉस, ये बार बार सेट करना पड़ता है कैमरा। देखो देन टोटल लॉस, ध्यान देना, टोटल लॉस किसका, इन रेडिएशन एनर्जी, देन टोटल लॉस इन रेडिएशन एनर्जी। टोटल लॉस हमें बताना है किसमें, रेडिएशन एनर्जी में, और कौन सी वाली, वही बात है ना, पर यूनिट सरफेस एरिया और पर सेकंड कितना आएगा, E बराबर मान लो, E हो जाएगा, मान लो E मान लिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। देखो E1 कितना है, ये रहा सिग्मा T की पावर 4, E2 कितना है, सिग्मा T नोट की पावर 4। तो देखो सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा, T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4। बताओ कोई दिक्कत हो तो ये जो लो है ना, इसे आप कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। नीचे लिख देना, दिस लो इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। देखो उसी के जैसा है ना, बस यहाँ टेम्परेचर की 4th पावर का क्या है, डिफरेंस है। कर लोगे ना इसे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और वो जो मैंने स्टीफन्स लो कराया अब उसका प्रूफ कर लेते हैं।
ठीक है जी, आइए इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। और देखो एक बात और सुन लो, इस लो को भी आप उसी तरीके से लिख सकते हो चाहो तो, है ना, जैसे पिछले को लिखा था। कैसे लिखा था, वही वाली बात लिखना, इफ ई बी द, है ना, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड भाई यूनिट एरिया की जगह क्या मान लें, ए एरिया, इमिटेड फ्रॉम यूनिट वो ए एरिया, कैपिटल ए सरफेस एरिया, और इन स्मॉल टी सेकंड, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा ई अपॉन ए टी, और ये बराबर तो किसके हैं, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, और ये टी इधर पहुंच जाएगा, तो एक और बन जाएगा सिग्मा ए टी टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। ठीक है जी, कर लोगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद मैंने कहा इसका प्रूफ करेंगे स्टीफन्स लॉ का। तो स्टीफन लॉ की दोनों फॉर्म तो मैंने बता दी आपको, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी और स्टीफन्स लॉ भी। तो हेडिंग डालो प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ। ठीक है जी, हेडिंग क्या डालोगे, प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ। ठीक है जी, प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ, स्टीफन के नियम का सत्यापन। ठीक है जी, देखो कैसे होगा ये। आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रखा है ना, क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू है हीट एनर्जी, है ना, मैं लिख देता हूं फ्रॉम, इधर से करते हैं, फर्स्ट लॉ लिख दोगे ना पूरा ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू और प्लस डी यू। डी क्यू बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, इक्वेशन फर्स्ट। और आप जानते हो सेकंड लॉ, तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या होता है, डी क्यू बराबर होता है टी इंटू डी एस, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 से 1 को और 2 से, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से डी क्यू को बराबर रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा भाई, आएगा टी इंटू डी एस, ऐसे लिख लो, डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ये पहले लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो, मतलब ये इधर लिख लो, इधर लिख लो, बात तो एक ही है। यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ किसकी, डी एस की, तो टी को इधर ले जाऊँ। ठीक है जी, तो एक काम कर रहे हैं, डी एस बराबर क्या आएगा, डी यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, और अपोन में क्या गया, टी। ठीक है जी, और आप एक फॉर्मूला जानते हो, डी डब्ल्यू बराबर होता है पी इंटू डी वी। ये सब तो है ना, पढ़ रखे हैं आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से, फर्स्ट यूनिट का फॉर्मूला है ये भी, फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट यूनिट का ही है, ये सेकंड यूनिट का है सेकंड लॉ। तो ये जगह पी इंटू डी वी और प्लस डी यू अपॉन टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, डी एस। अब एक काम करो, वी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर दो, है ना, तो लिखो डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू v। डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू v, v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करने पर और t को कांस्टेंट रखते हुए एट कांस्टेंट कैपिटल T। देखो d का तो डेल बन जाता है जब पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, तो डेल s, और v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ओवर डेल v, और t को कांस्टेंट रखना है। समझ में आया, ये 1/t तो बाहर ले लो चलो, है ना, और p d का डेल बन जाएगा और d का डेल बन जाएगा, और अपॉन में तो डेल v आएगा ही। ठीक है, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक। अब आप क्या करो, इसके बाद इधर देखो, देखो ये हो जाएगा डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी बराबर, देखो डेल वी से डेल वी कट जाएगा जब अलग अलग डिवाइड करोगे, तो सिर्फ बचेगा पी अपॉन टी प्लस ये जगह डेल यू ओवर डेल वी, 1/t तो बाहर रहेगा, और ये जगह डेल यू ओवर डेल वी, और टी तो कांस्टेंट है तभी तो डेल आ रहा है। ठीक है जी, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो एट कांस्टेंट टी।
ठीक। तो डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद देखो आप इससे डाल दो मान लो थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, और आप जानते हैं मैक्सवेल के रिलेशंस, तो फ्रॉम मैक्सवेल्स सेकंड रिलेशन, बताओ भैया मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन का मैंने फंडा, मतलब सारे रिलेशंस का फंडा बताया था। तो सेकंड रिलेशन का फंडा था SVPT, याद है ना आप लोगों को, SVPT। और एक बात और आपको पता होगी, ये पहले और चौथे में माइनस आता है, दूसरे तीसरे में माइनस नहीं आता है। तो SVPT का मतलब है डेल S ओवर डेल V, PT डेल P ओवर डेल T, यहाँ T तो यहाँ T, यहाँ V तो यहाँ V, बताया था ना मैंने अच्छे से। तो डेल S ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T की जगह आप क्या रख दो, ये थर्ड इम्प्लाइज कर दो, तो ये हो जाएगा डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V बराबर P अपॉन T प्लस, ये तो ऐसे ही रखो 1 अपॉन T, और ये डेल U ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट T। क्लियर है। और देखो ध्यान दो, आप एनर्जी डेंसिटी जानते हो, एनर्जी डेंसिटी आप जानते हो ना, स्मॉल u बराबर क्या होता है भैया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी U, तो यानी स्मॉल u बराबर जो है एनर्जी डेंसिटी वो कैपिटल U अपॉन V होता है। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से आप बताओ कैपिटल U कितना आएगा, स्मॉल u इंटू V ना आएगा, क्या आएगा, स्मॉल u, वो कैपिटल U बराबर आएगा स्मॉल u इंटू V। ठीक है, ये आप यहाँ पे पुट कर दो, कैपिटल U की जगह क्या रख दो, स्मॉल u इंटू V। सो डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V बराबर P अपॉन T प्लस 1 अपॉन T, और U की जगह रख दो डेल स्मॉल u कैपिटल V अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ठीक है, देखो U तो बाहर निकाल लो, डेल V से डेल V कट जाएगा। क्लियर है। तो देखो डेल P, और देखो एक चीज़ और कर लो, आप P बराबर जानते हो है ना भाई, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है U अपॉन 3। ठीक है जी, चलो देखो या तो P बराबर U अपॉन 3 पहले रख लो, ठीक है जी, या U कैपिटल U बराबर स्मॉल u इंटू V पहले रख लो। काम तो दोनों करने हैं, कोई सही पहले कर लो, कोई सही बाद में कर लो। ठीक है, तो चलो पहले मैंने यही वाला कर लिया, तो आप बताओ ये u तो बाहर आ गया, तो बचेगा u अपॉन टी, और डेल v से डेल v कट गया, डेल v से डेल v तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है जी, चलो तो देखो अब एक बात सुनो, आप जानते हो प्रेशर ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन P बराबर क्या था, U अपॉन 3 था या नहीं भाई, P बराबर क्या था U अपॉन 3, तो आप कैपिटल P की जगह क्या रख दो U अपॉन 3, तो ये हो जाएगा देखो डेल U अपॉन 3 अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V, और यहाँ भी P की जगह U अपॉन 3 और यहाँ T, और यहाँ भी U अपॉन T। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखो ये जो अपॉन का T है ना, एलसीएम लेके इधर ले आओ, और ये अपॉन देखो ये आ जाएगा, इधर देख लो, ये T तो इधर आ गया, तो T, और जो 3 है ये 3 बाहर निकाल दो, T के अपॉन में आ जाएगा, क्या बचेगा डेल U ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V बराबर, ये बचेगा U अपॉन 3 प्लस U, तो ये हो जाएगा 4U अपॉन 3, तो 3 से 3 आपका कैंसिल। ठीक है जी, तो एक काम करो, देखो क्या बचा T इंटू डेल U, और एक काम करो डेल को D बना लो। ठीक है भाई, V को हटा दोगे, एट कॉन्स्टेंट V चल रहा है, हाँ एट कॉन्स्टेंट V चल रहा है, तो देखो कॉन्स्टेंट V चल रहा है तभी तो डेल है, V को हटा लोगे तो डेल का D बन जाएगा, तो इसे कर लो V को हटा के du अपॉन dt और बराबर 4u। ठीक है जी,
यहाँ से आप एक काम करो, u को तो ले आओ अपोन में, du अपॉन u कर लो, 4 तो है ही उधर, और ये हो जाएगा dt अपॉन t। इस dt को ऊपर ले गए तो वो t नीचे आ गया। इतना आया, क्लियर है। दोनों तरफ का आप क्या कर लेंगे, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो ये देखो log u ना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 log t, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं वो भी आप log में मान लो कितना मान लिया, log a, है ना। log a क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आपको पता है log में जो गुना में होता है, log की शुरुआत में वो पावर में पहुंच जाता है ना। और एक बात और पता है, जो log में प्लस में होता है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो log से log कैंसिल, तो u बराबर क्या आया, a t की पावर 4। कितना आया, a t की पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है जी। तो u बराबर आया a t की पावर 4, है ना। अब एक बात सुनो ध्यान से, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपको प्रूफ तो करना है ना, E बराबर सिग्मा टी की, वो E समानुपाती सिग्मा टी की पावर 4, या समानुपाती नहीं, E समानुपाती टी की पावर 4, है ना, ये सिद्ध करना है। तो E क्या है, E है रेडिएशन एनर्जी, मैंने आपको बता रखा है E क्या है, तो इसमें लिखना रेडिएशन एनर्जी, है ना। कौन सी रेडिएशन एनर्जी, जो इमिट हो रही है, इमिटेड बता रखा है ना। E क्या होता है, इमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है जी। और पर यूनिट सेकंड, या पर सेकंड, या पर यूनिट टाइम कह दो, या इन यूनिट टाइम कह दो, कैसी कह दो। तो वो जो फॉर्मूला है ना एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड है, वो इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड है। जो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड का फॉर्मूला E है, वो एनर्जी डेंसिटी इस तरीके से रिलेटेड है ना। तो E बराबर क्या होता है, 1/4 UC, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और U की वैल्यू तो आपके पास है ना। चाहो तो आप इसे इक्वेशन डाल सकते हो, कौन सी डलेगी, 4, तो आप इक्वेशन 4 से वैल्यू रख दो। तो E बराबर 1/4, U की वैल्यू है a t की पावर 4, और इनटू में है c लिख देना। वेयर c बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है ना, चाल है प्रकाश की। तो E बराबर आएगा 1/4, है ना, a c, और t की पावर 4। भाई 1/4 भी, a भी और c भी तीनों तो कांस्टेंट हैं, तो 1/4 ac क्या है, सिग्मा मान लो इसे, ठीक है। तो E बराबर क्या आएगा, सिग्मा t की पावर 4। देखो प्रूफ हो गया है, नहीं, यहाँ लिख दो आप प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड। और नीचे लिख देना इट इज स्टीफन्स लॉ, यही स्टीफन का नियम है। नीचे का आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो ये स्टीफन का जो लॉ है वो आपका प्रूफ हो गया है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर देना, है ना। स्टीफन्स लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट उसका, फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, और स्टीफन्स लॉ का प्रूफ मैंने आपको करा दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।